क्या मीडिया बिकता है? टीआरपी की दौड़ में पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता है, क्या वो कमजोर हो रही है? इसका समाधान क्या है? निश्चित तौर पर टीआरपी की दौड़ में पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम हो रही है, स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं। एक प्रश्न को बार बार दोहरा के किसी भी तरह से उसका एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, तो क्या वो सही है? देखिए, सवाल तो मीडिया करेगा। सवाल करने से मीडिया को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसको तो जवाब चाहिए ना अपनी बात का। लेकिन जो सवाल करने का तरीका है वो कई बार सामने वाले पक्ष को इरिटेट कर सकता है। लेकिन उस दौर में भागीरथपुरा से जुड़ी कई बातों को जिस स्वरूप में पेश किया गया वो अतिरंजित भी थी। क्या आने वाले वर्षों में मीडिया ट्रायल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। यदि ईमानदारी से प्रयास हो हर स्तर पर जी, तो इसे कुछ नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। क्या न्यूज रूम के भीतर मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए कोई आंतरिक आचार संहिता बनानी चाहिए? निश्चित तौर पर बनानी चाहिए। उस हद में रहकर यदि काम होगा तो निश्चित तौर पर मीडिया ट्रायल से बचा जा सकता है। अगर मीडिया जज बन जाए तो अदालत की भूमिका कहां तक रह जाएगी? मीडिया को जज बनना ही नहीं चाहिए। मीडिया को तो जो यथास्थिति है उसको लोगों के सामने रखना चाहिए। किसी आरोपी को कोर्ट के फैसले से पहले दोषी बताना पत्रकारिता या अन्याय है? फैसले से पहले दोषी बताना तो अन्याय रहेगा। जिम्मेदार पत्रकारिता की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बहुत संवेदनशील होकर संजीदगी के साथ काम करना। तो बार बार एक नैरेटिव चलता है गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया क्या है? नमस्कार, आशा करते हैं हम जो भी ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको और कैसा कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अच्छा ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो आप हमें थोड़ा सा और आशीर्वाद दें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें कमेंट करें। आपके इस छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें ऊर्जा देगा कि हम नए कंटेंट, नए ऑड वन गेस्ट के साथ आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। जब हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम न्याय के मंदिर यानी न्यायालय की चौखट पर जाते हैं, जहां न्याय फैसला और सबूतों के आधार पर होता है, जहां न्याय का फैसला सबूतों और तथ्यों के आधार पर होता है। लेकिन आज के दौर में एक सवाल बार बार उठता है, क्या अदालत से पहले ही फैसला टीवी के स्टूडियो पर ही ले लिया जाता है? किसी घटना के कुछ देर बाद ही, कुछ घंटों बाद ही स्क्रीन पर बहस शुरू हो जाती है, आरोप तय होने लगते हैं, गवाह खोज लिए जाते हैं और कभी कभी तो दोष भी साबित कर दिए जाते हैं। यह स्थिति आज के दौर में मीडिया ट्रायल के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ, जिसे सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, जिसे हम मीडिया कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी है सच को सामने लाना और सत्ता से सवाल करना। क्या आज के दौर में, टीआरपी की दौड़ में, पत्रकारिता की दिशा बदलती जा रही है? क्या ब्रेकिंग न्यूज़, बिग ब्रेकिंग, सबसे तेज, सबसे पहले के फेर में या टीआरपी की दौड़ में मीडिया कहीं डगमगा तो नहीं गया है? आज हम इसी बात को बड़ी गहनता से उजागर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट ऑड वन आउट टॉक में। आज हमारे साथ हमारे जो ऑड वन गेस्ट हैं वो बहुत ही अहम शख्सियत है इंदौर के लिए, मीडिया जगत के लिए एक ऐसा जाना माना नाम है जो मीडिया के क्षेत्र में सतत बने हुए हैं। शख्सियत हैं श्री अरविंद तिवारी जी। अरविंद तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे ऑड वन गेस्ट बनने के लिए। अरविंद तिवारी जी का एक छोटा सा परिचय आप सभी के समक्ष देता हूँ। अरविंद तिवारी जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इंदौर प्रेस क्लब के 2 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं। पत्रकारिता जगत पे लंबा अनुभव है। आपकी बेबाक शैली के कारण आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व माना जाता है। आप राजनीति के विशेषज्ञ हैं। आप क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक स्तर में गहरी पकड़ रखते हैं। आप अक्सर टीवी डिबेट्स में, चर्चाओं में अपनी विशेष राय देते हैं।
पत्रकारिता के साथ साथ आप अनेक सामाजिक संगठनों में भी सक्रिय रहते हैं, पत्रकारों के हित की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे अरविंद तिवारी जी से हम चर्चा करेंगे मीडिया ट्रायल पे। अरविंद जी, मीडिया ट्रायल शब्दों को आप कैसे परिभाषित करते हैं? क्या यह जनता के हक का है या न्याय प्रक्रिया में कोई एक हस्तक्षेप है? देखिए, दरअसल जो बदलाव समाज में आ रहा है जी कहीं ना कहीं उसका असर हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी मीडिया ट्रायल की जो बात है, दरअसल कोई भी घटना होने पर जी अखबार, टीवी चैनल और अब तो कहा जाए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जी जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, और यदि घटना का स्वरूप वो कोई घटना चर्चित है, जी तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जिस एग्रेशन के साथ बात सामने आती है, उससे ऐसा लगता है कि मीडिया अपनी हद पार कर रहा है। मीडिया अपनी हद पार कर रहा है। जी लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेरा 30-32 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, वो ये कहता है कि समय पर बात को, सही प्लेटफॉर्म पे बात को सामने लाना बहुत जरूरी है। समय पर बात को सही सही प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है। है। कोई घटना हुई, उस घटना से संबंधित सारे पक्ष, जी देखिए 3 माध्यम ऐसे हैं, चाहे अखबार हो, चाहे चैनल हो, चाहे वेब प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, जी कि इनकी रीच बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहती है कि तीनों माध्यमों से अधिकतम जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। जी इसके लिए जो अपडेशन का काम चलता है, जैसे एक खबर आई, ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद अपडेट हुई, उसके बाद अपडेट हुई, और शाम होते होते मालूम पड़ा कि उस खबर का स्वरूप बदल जाता है। निश्चित रूप से। निश्चित तौर पर तो बात ये उठने लगती है कि भाई मीडिया इतना एग्रेसिव क्यों, जी है ना। और यहीं से फिर मीडिया ट्रायल जैसी बात शुरू होती है कि भाई अभी घटना हुई है, घटना के कारणों तक पहुंचा जा रहा है, और मीडिया ने निष्कर्ष देना शुरू कर दिए, जी जो काम न्यायालय का है। जी लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि बिना किसी दबाव प्रभाव के बहुत असरकारक तरीके से सही तथ्यों को जनता के सामने लाना चाहिए। तथ्यों को सामने लाना चाहिए, पर आज की तारीख में न्यूज़ चैनल राय देते हैं, तथ्य बाद में देते हैं। इसका मूल कारण क्या है? देखिए, ये सब टीआरपी की दौड़ में हो रहा है। आप इसे स्वीकार करते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर ये सब टीआरपी की दौड़ में हो रहा है। और ऐसा नहीं कि सारे चैनल्स इसी दिशा में काम कर रहे हैं या सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इसी दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन टीआरपी की दौड़ है। जी हर चैनल चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा बात जल्दी से जल्दी लोगों और तक ये जो पहुंचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी का जो मामला है ना, जी इसी के चक्कर में कई बार जो है जनता में संदेश पहुंचता है कि बहुत अतिशयोक्ति हो रही जी है ना, बहुत अतिशयोक्ति हो रही है। और फिर उनको लगता है यार, अब देखिए जनता भी सब समझने लगी है, निश्चित ऐसा रूप नहीं से। है। जी जो व्यूअर है, रीडर है, वो बहुत चतुर है, जी वो सब समझता है। और वो जिस तरह से वो अपडेट तो रहना चाहता है, उसको पल पल की जानकारी चाहिए, जी लेकिन वो ये भी समझता है कि ये जो अंधी दौड़ है टीआरपी की, इसके चलते कई बार जो है वो अतिरंजित बातें, जी मतलब इसको, इसके लिए सही शब्द यही रहेगा, यही कहेंगे हम, अतिरंजित बातें जो है। अतिरंजित बातों को थोड़ा सा आप परिभाषित करेंगे? भाई, इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी पीने से लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। जी जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए, जी मेडिकल टीम्स भी सक्रिय हो गई, जी बीमार लोगों को इलाज मिलने लगा। जी लेकिन उस दौर में भागीरथपुरा से जुड़ी कई बातों को जिस स्वरूप में पेश किया गया, जी वो अतिरंजित भी थी। मेरा अगला सवाल ये भी रहेगा, जब जिम्मेदारी की हम बात करेंगे तो इसमें ये विषय भी आएगा। अतिरंजित थी ना, कुछ बातें अतिरंजित थी, जी जिससे बाद में बेकआउट होना पड़ा। जी तो इसलिए हम किसी घटना को अपने दर्शकों के सामने लाएं, अपने पाठकों तक ले जाएं, लेकिन हकीकत से बहुत ज़्यादा दाएं बाएं ना हो। ये बहुत बड़ी एक तरह से कहना चाहिए एक चेतावनी भी है और एक राय भी है कि जो तथ्य है
तथ्य पर अडिग रहें। अगर तथ्य पे अडिग रहेंगे तो सत्यता भी बनी रहेगी और उस चैनल या उस मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रति लोगों की जो क्रेडिबिलिटी वो भी बनी हाँ, रहेगी। भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है बिल्कुल ना। बिल्कुल सही बात है, भरोसा बने रहेगा। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका बनाम मीडिया की। दोनों ही अपने आप में जो कहना चाहिए कि एक स्तंभ है, 4 स्तंभ में एक न्यायपालिका भी है और एक मीडिया भी है। तो क्या मीडिया ट्रायल न्यायपालिका को प्रभावित करता है? क्या इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण आपके अनुभव में है? नहीं, देखिए, भारतीय न्यायपालिका जिस स्थिति में है जी, उसमें मुझे नहीं लगता कि अखबारों में छपी खबरें या चैनल्स पर दिखाए गई खबरें या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो खबरें आती है जी, वो भारतीय न्यायपालिका को प्रभावित कर पाती हो। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, जी, मैं अपने 30-32 साल के अनुभव के आधार पर ये आपको कह सकता हूँ कि कई मौके ऐसे आते हैं जी, जिसमें जनता की ओर से मीडिया के सामने ये बात रखी जाती है कि फला मामला है, इसमें यदि आप मजबूती से हमारी बात को रखेंगे जी, तो आरोपी गलत तथ्यों के आधार पर, देखिए, जो व्यक्ति आरोपी है जी, वो तो अपने एडवोकेट के माध्यम से अपने को सही ठहराने में कोई कसर बाकी नहीं रखता, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन जनता की तरफ से बात आती है कि यदि मीडिया हमारी बात को या मीडिया घटना से जुड़े पक्ष को जी, सही तरीके से रख देगा जी, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका उस पर गौर करेगी। ये अपेक्षा तो जनता की है, न्यायपालिका उस पर गौर करेगी। ये अपेक्षा तो जनता की जी, है ना। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आज फला मामला कोई हत्याकांड है, उसमें उसकी आज पेशी है, जी, तो एक दिन पहले कई बार ऐसा होता है, मीडिया के सामने परिदृश्य बनता है कि लोग कहते हैं कि इसमें ये बात रखी जानी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि न्यायपालिका जो है आरोपी को जमानत दे दे, है ना। देखिए, न्यायपालिका के सामने तो जो परिदृश्य जाता है उस परिदृश्य के आधार, उस परिदृश्य को कानूनी दायरे में लेकर वो निर्णय लेती है। लेकिन लोगों की अपेक्षा रहती है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि भारतीय न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है और वो प्रभावित नहीं होती, अखबार में छपी बातों से वो कभी प्रभावित नहीं होती। मतलब हम तो नेशनल सिनेरियो से लेकर लोकल सिनेरियो तक कई चीजें ऐसी देख चुके हैं ना, जिससे हमको लगता है कि न्यायपालिका बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्षता के साथ अपना काम करती है। हाँ, अखबार में ये मैं बिल्कुल फिर दोहराऊंगा कि किसी भी मीडिया माध्यम में आई खबर को न्यायपालिका अनदेखा कभी भी नहीं करती। अच्छा, हाँ, अनदेखा कभी भी नहीं करती है, बिल्कुल स्पष्ट है। अनदेखा नहीं करती, अनदेखा नहीं, प्रभावित नहीं होती जी, लेकिन अनदेखा नहीं करती। और क्योंकि देखिए, न्यायाधीश, अधिवक्ता और न्यायाधीश भी समाज का एक अंग है, बिल्कुल, है ना। तो वो भी सारी चीजें तो जानना चाहते हैं ना भाई, जो वो भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच में जानना तो चाहेंगे ना। तो वो जानने का माध्यम क्या है? अखबार, चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म, यही जानने का माध्यम है। तो उनकी भी उत्सुकता तो रहती है ना कि देश में, प्रदेश में, विश्व में और समाज में क्या चल रहा है। और अगर कोई घटना होती है तो उसका समाज में क्या इफेक्ट है, समाज से क्या फीडबैक है, उस फीडबैक को जानने का माध्यम क्या है? वही पुलिस तो फीडबैक देगी नहीं, फीडबैक का माध्यम तो मीडिया ही है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी आरोपी की छवि को कोर्ट के फैसले से पहले ही नष्ट कर देते हैं, आप इन बात को किस तरह से लेते हैं? देखिए, मैं तो ये तो नहीं मानूंगा कि आरोपी की छवि को नष्ट कर देते हैं, लेकिन यदि किसी ने घृणित कृत्य किया है जी, और उसके कृत्य से समाज को नुकसान हुआ है, तो ये तो मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस कृत्य को तो सामने लाया जाए ना। उस कृत्य, देखिए, कोई घटना होती है जी, घटना को घटित करने वाला जो व्यक्ति है जी, उसने घटना क्यों घटित की जी, उसके पीछे क्या कारण है जी, कौन कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं, जी, है ना। ये घटना किस घटना की प्रतिक्रिया है, मीडिया ये सारी चीजें तो सामने लाता है ना। बिल्कुल। अब अगर इसको सामने लाने में किसी व्यक्ति का घृणित चेहरा सामने आता है तो उसमें क्या गलत है? भाई, समाज, किसी ने अपराध किया है और वो अपराधी व्यक्ति बहुत घृणित है, उसका चेहरा बहुत घृणित है और वो केवल एक अपराध नहीं, उसके पीछे अपराधों की लंबी फहरिस्त है। ये बात अगर मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म जनता के सामने नहीं, पर उसी मामले में कभी जो आरोपी है वो कोर्ट से दोषमुक्त हो जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है? नहीं, देखिए, मेरा छवि तो मीडिया ने ऑलरेडी खराब कर दी। देखिए, मीडिया ने न्यायालयीन प्रक्रिया में तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया जी, मीडिया ने अपनी बात रखी, मीडिया ने अपनी बात को रखा, उस घटना से जुड़े सारे पहलुओं को सामने रखा, उस व्यक्ति से जुड़े सारे पहलुओं को सामने रखा।
न्यायपालिका ने अपना काम किया। न्यायपालिका का पैमाना अलग रहता है। न्यायपालिका कानून की पुस्तकों के मुताबिक चलती है जी। उस पैमाने में उन्होंने पाया कि ये व्यक्ति का जो अपराध है वो गंभीर नहीं है, इस श्रेणी का नहीं है, या अपराध जो उसने किया है उसको उस पे न्यायालय ने उसको बरी कर दिया, तो उसको बरी करने का पैमाना अलग है जी। लेकिन मेरा एक बात, आपकी बात से मैं एक मुद्दे पर सहमत हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अखबारों ने, चैनल्स ने और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उसके कृत्यों को प्रमुखता से उजागर किया है, तो जिस दिन वो न्यायालय से बरी होता है तो न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए, जी भाई न्यायालय भी एक प्रजातंत्र का तीसरा स्तंभ है ना, बिल्कुल, यदि न्यायपालिका ने कानून के दायरे में उसको निरपराध पाया है और उसको बरी किया, तो अखबारों की भी ये जिम्मेदारी है, चैनल्स की भी जिम्मेदारी कि उसको बरी करने की जो खबर है वो भी प्रमुखता से सामने आना चाहिए। वो चार लाइन में क्यों सिमटना चाहिए वो खबर? वो मैं बात करूंगा उस विषय में, जो मीडिया की जब हम जिम्मेदारी की बात करेंगे तो उस पर हम बिल्कुल निश्चित रूप से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टीआरपी, प्राइम टाइम और सनसनी की। प्राइम टाइम बहसों में जो आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो चीख पुकार होगी है, क्या यह मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देता है? नहीं, देखिए, मीडिया ट्रायल तो क्या कहें, ये बहुत ही जो पिछले कुछ सालों में हम ये जो डिबेट्स जिस स्वरूप में जा रही है, प्राइम टाइम पर जो डिबेट्स हैं वो विषय से भटक कर जिस दिशा में जा रही है वो सबके लिए चिंता का विषय है ना। आरोप प्रत्यारोप, देखिए एक डिबेट में 4 व्यक्ति हैं तो चारों अपनी अपनी बात रखेंगे जी। 4 में से 2 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि है तो निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे की बात का विरोधाभास भी रहेगा, बिल्कुल, विरोध भी करेंगे, एक कोई लेकिन ये सब एक दायरे में होना चाहिए जी। अभी जो जिस स्वरूप में डिबेट हो रही है ना जी, वो आप देखिए, आप आंकड़ा उठा के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि प्राइम टाइम डिबेट जिसके लिए लोग एक समय लालायित रहते थे देखने के लिए, जी, अब लोग दूर होते जा रहे हैं, उसके दर्शक दूर होते जा रहे हैं। बोलते यार क्या होता है यहाँ पे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो एंकर समझाता रहता है, तीसरा व्यक्ति बीच में कूद पाता है, फिर डिबेट चलती रहती है, किसी निष्कर्ष पे तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत कम ऐसी डिबेट्स हैं जो किसी निष्कर्ष पे पहुंच पा रही हो, जिससे कोई सॉल्यूशन सामने आ रहा हो, जिससे समाज का और देश का भला हो रहा हो। जी जी जी। बाकी तो किसी सॉल्यूशन पे पहुंच ही नहीं रही। सॉल्यूशन पे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा की जो डिबेट होती है उसमें आप देखिए ना क्या स्तर है जी। अच्छे से अच्छे दिग्गज लोग आते हैं उन डिबेट्स में जी, और वो बाद में कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि उनका टाइम जाया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो बहस होती है, बहस का अर्थ ये है कि उस बहस से, एक सार्थक चर्चा से एक कोई निष्कर्ष निकले, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चीख पुकार हो रही है उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहे। इसी को लेके मेरा अगला प्रश्न ये भी है कि टीआरपी की दौड़ में पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता है, क्या वो कमजोर हो रही है? इसका समाधान क्या है? निश्चित तौर पर टीआरपी की दौड़ में पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम हो रही है, स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं जी। हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी। क्योंकि देखिए क्या ये सब किसके लिए हो रहा है, हम ये सब जनता और समाज के लिए हो रहा है ना। अखबार, चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म काम किसके लिए कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सबके अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल कर तो सोसाइटी के लिए रहे ना। यदि पाठक आपका अखबार ही नहीं लेगा, दर्शक आपका चैनल ही नहीं देखेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं जाएंगे, तो ये सब किस काम का है? सही बात है। तो इससे विश्वसनीयता तो प्रभावित हो रही है, विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। हम जल्दबाजी में जो कुछ करते हैं, टीआरपी की जल्दबाजी में, वो विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है। हम एक विषय पे बात करते 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 एक खबर दिखाते दिखाते ब्रेकिंग के चक्कर में कि हम पहले आगे रहें, हम एक इस मोड़ पे पहुंचते हैं कि हमको दर्शक ही बेवकूफ़ साबित करने लगता है। दर्शक बहुत समझदार है, मैंने आपसे कहा ना, वो बहुत समझदार है, वो खुद ही जजमेंट करने लगता है, अरे यार ये कहाँ से कहाँ चले गए यार ये। अभी हमने देखा जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, इसके अंदर क्या क्या खबरें चल रही थी। और यानी लोगों को ये लग रहा था अति रंजित, अति शोक्तिपूर्ण खबरें जी, जिनकी बाद में हंसी उड़ी जी, और मीडिया चैनल वालों की भी उड़ी, और मीडिया चैनल के साथ में उनके जो संपादक और जो उनकी विश्वसनीयता, उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा ना। तो और फिर ये ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे यदि आप जल्दबाजी के चक्कर में इस तरह का वो करेंगे तो निश्चित तौर पर हंसी के पात्र बनेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं। खैर, तो तिवारी जी कह रहे हैं कि इसका समाधान यही है कि जब तक फैक्ट आपके पास ना हो सकता है 1-2 मिनट 3 मिनट आप चीजों में लेट हो जाओ, पर जब तक फैक्ट ना हो
तब तक चीज़ों को प्रदर्शित ना करें। अब हम बात करते हैं नहीं, दूसरा मेरा कहना है कि चलिए आपने किसी चीज खबर को ब्रेक कर दिया, जी 15 मिनट बाद आपके पास कोई सही जानकारी आती है, हाँ तो आप ऐसा किसने कहा आपको कि आप जो आपने कह दिया उसी लाइन पे आप आगे बढ़ेंगे? अगर आपके पास 15 मिनट बाद सही जानकारी आ जाती है जी तो आपका दायित्व है ना कि उस सही चीज को भी तो सामने रखें आप। भाई उससे क्यों परहेज रहना, वो बात तो सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। और अभी देखिए एक बड़ी हंसी की बात होती है, अभी जिस तरह का युद्ध का माहौल चल रहा है, ईरान इराक वाला अमेरिका वाला, तो एक अभी किसमें ना जोक आ गए, जो छोटे छोटे जो रील्स बनती है उसके अंदर ही आ गए, तो बोले यार ईरान इसमें कैसे जीत सकता है। तो लोगों का कहना था कि मीडिया को वहाँ पे भेज दो, ईरान 2 मिनट में, यानी जो मीडिया 2 मिनट में अमेरिका को हरा हुआ और ईरान को जीता हुआ बता तो देगा। देखिए ना, तो इन्हें इस तरह के मैसेज रील बनने लगे। भाई जनता की नज़र में आप विलेन क्यों बन रहे हो? जी जनता की नज़र में मीडिया प्लेटफॉर्म से विलेन क्यों बन रहे हो? जी क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि ये सब जो लिख रहे हैं या दिखा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें सत्यता से परे हैं। जी तो इसलिए उसको मौका मिल रहा है जनता को। और अब तो इतने प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ जनता बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती है। बिल्कुल, वो अखबारों के चैनल्स के भरोसे थोड़ी है अब जनता। सही बात है। वो तो बहुत बेबाकी मल्टीपल प्लेटफॉर्म है और हाँ, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी अपनी बात जानती भी है, रखती भी है और समझती भी है। अपन भाई बात देखिए, आप एक समय आम आदमी को ये लगता था कि जब मेरी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है जी तो मैं यदि किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रखूंगा तो निश्चित तौर पर मेरी सुनवाई होगी। जी नई दुनिया अखबार जो इंदौर से निकलता था, जिसकी पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान थी, जी उसमें 4 लाइन यदि छप जाती थी तो जिम्मेदार लोगों में हड़कंप मच जाता था। बिल्कुल ये मैंने खुद देखा अपने पत्रकारिता के कैरियर की शुरुआत में। जी बिल्कुल। और यदि आज अखबारों में 4 कॉलम की भी खबर छप जाए तो जिम्मेदार लोगों पर कोई असर नहीं होता। जी जी ये एक उदाहरण जी। तो ये कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कम हुई है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के प्रभाव की। सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट और बाद में सोच, ये इस तरह की संस्कृति आ गई है। तो इसने क्या मीडिया ट्रायल को एक नया रूप प्रदान कर दिया है या क्या चीज़ें दे नहीं? रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा ना, पहले पोस्ट और फिर सोच, जी ये हो रहा है सोशल मीडिया पे। अब जो टीआरपी का मामला है ना, वो सोशल मीडिया पे भी आ गया है। कि मेरे पास कोई जानकारी आई है तो मैं पहली कोशिश ये रहती है कि उसको किसी भी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ा दूँ सोशल मीडिया पे। जी उसमें कितनी सत्यता है उसको जाने बगैर मेरी कोशिश रहती है कि पहले मैं उसको पोस्ट कर दूं। ऐसा हो रहा है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पहले हम सोच लें, फिर बाद में पोस्ट उसके करें। बाद पोस्ट करें, बजाय कि पहले पोस्ट करें और बाद में सोचें। ठीक है, तो ये बहुत व्यापक संदेश दिया है तिवारी जी ने कि पहले सोचें फिर सोच समझकर पोस्ट करें ताकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। फेक न्यूज़ और वायरल नैरेटिव के बीच में एक जिम्मेदार पत्रकार का काम क्या होना चाहिए? नहीं, फेक न्यूज़ और जिस तरह के नैरेटिव सामने आ रहे हैं उसमें जिम्मेदार पत्रकार का तो दायित्व यही, जो मैंने आपसे कहा, कि सही बात सामने लाए। भाई मेरा कहना है सूचना के, मधुर जी, सूचना प्राप्त करने के तो तमाम माध्यम हो गए हैं। सूचना प्राप्त करने के इतने माध्यम हो गए हैं कि किसी भी पत्रकार का भ्रमित होना भी स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि उस पर जनता की नज़र है जी, उस पर सोसाइटी की नज़र है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको पहले तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, जी जिस गलती से मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। जी मैं दैनिक भास्कर में सीनियर रिपोर्टर था जी और हमारे संपादक हुआ करते थे श्रवण गर्ग। जी। कब की बात होगी तिवारी जी? 90 के दशक की बात। 90 के दशक की। जी। उन्होंने अपने केबिन से बाहर निकल के कहा कि उज्जैन के दंगों के लिए जो न्यायिक जांच आयोग गठित किया था उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसने उज्जैन के आईजी जो तत्कालीन है उनको और एसपी को इस मामले में दोषी ठहराया। जी तो स्वाभाविक है कि जांच रिपोर्ट आ गई, आईजी और एसपी को दोषी ठहरा दिया तो न्यूज़ रूम सक्रिय हुआ।
और उन्होंने मुझसे कहा कि पता करिए कौन आईजी थे। बिना क्रॉस चेक किए थोड़ी देर बाद मैंने कहा, जो मेरी सामान्य जानकारी थी उसके आधार पे, ये कि सुरजीत सिंह आईजी थे। जी, सुरजीत सिंह जी। जी। खबर छप गई। सुबह 5 बजे, उस दौर में संपादक रात को 3 बजे घर जाते थे। जी। अखबार का पहला संस्करण हाथ में आने के बाद पढ़ने के बाद पूरा उसको एक बार सरसरी तौर पे देख के घर जाते थे। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, लैंडलाइन का जमाना था, मोबाइल तो फ़ोन थे ही नहीं। जी। सुरजीत सिंह का फ़ोन श्रवणगढ़ के पास चला गया कि ये क्या करा आपने, मेरे इतने ब्राइट कैरियर पे आपके अखबार ने पानी फेर दिया, जी। क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। तो वो भी नींद में थे, उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले श्रीमान, ये जो दंगे हुए तब मैं आईजी था ही नहीं, तब आईजी जीएस माथुर थे। ओके। संपादक ने स्वाभाविक है कि चूंकि मेरे से पुष्टि की थी तो उनका फ़ोन मुझे आया। मुझे जितना कोस सकते थे कोसा, क्योंकि अखबार का सवाल छप चुका था। जी। उस पर कुछ हो ही नहीं सकता था। तो ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि जिस समय उन्होंने कहा, मैं यदि अपने किसी सोर्स को बोलता या आईजी ऑफिस फ़ोन लगा लेता, क्योंकि आईजी ऑफिस तो में तो एक गार्ड हमेशा मौजूद रहता है कि आपके ऑफिस में जो वो पदस्थापना का बोर्ड लगा उसमें देख के बताओ कि इस अवधि में कौन आईजी थे, वो 1 मिनट में बता देता। जी। जी। है ना, या किसी पुलिस अधिकारी से पूछ लेता। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि तब से मैंने सबक लिया कि कोई भी सूचना यदि प्राप्त होती है तो आप पहले उसको क्रॉस चेक करिए, और क्रॉस चेक करने के बाद ही आगे बढ़ाइए, तभी आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी तो आपका जो इस प्रतिष्ठान है। घटना के बाद क्या उसका फिर कोई माफीनामा अगले नहीं, दिन? बिल्कुल, हमने अगले दिन छापा कि हमारी गलती की वजह से हुआ, और उस दौर में आईजी सुरजीत सिंह ने, जीएस माथुर थे, हमने प्रथम पृष्ठ पे उसको प्रकाशित किया। तो हमारे संपादक ने कहा कि ये आपने जानकारी दी, वो मेरी भी, उन्होंने भी कहा कि ये तो मेरी भी गलती हो गई ना, कि आपकी जानकारी को मैंने भी वेरीफाई नहीं किया। तो इसलिए ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई जानकारी हमारे अगर पास। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई गलती कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपको समय मिलता है, मौके रहते, आपको उसका सुधार कर लेना चाहिए, और अगर गलती स्वीकार करने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि हम खबर तो गलत छप हो गई, ठीक है, किसी रिपोर्ट से गलती हो गई, जी। संबंधित पक्ष ने हमसे अप्रोच किया जी। कि मेरी खबर गलत है, फैक्ट्स ही जी। हैं, तो हम उस खबर को, तो जो हमने खबर छापी थी वो तो हम फ्रंट पेज पे छापते हैं, हाँ। डबल कॉलम में छापते हैं, 4 कॉलम में छापते हैं, और वो सब उस व्यक्ति की बात को अंदर 4 लाइन में छाप देते हैं। जी। जी। तो ऐसा क्यों? वो हमारे संपादक थे श्रवणगढ़, उन्होंने अपनी गलती मानी, जी। और उन्होंने उसको प्रथम पृष्ठ पे प्रकाशित किया, प्रमुखता से प्रकाशित किया, और कहा कि इसके लिए हमें खेद है। तो ये एक जिम्मेदार पत्रकार की एक भूमिका होती है, और अगर आप जिम्मेदार पत्रकार हैं तो अगर आप सही को सही बोलने का यानी कहना चाहिए ना एक औहदा रखते हैं, तो आपकी जो विश्वसनीयता वो हमेशा बरकरार रहेगी। अब हम बात करते हैं जनता और मीडिया के रिश्ते की। वर्तमान में क्या जो दर्शक है वो खुद पसंद करते हैं कि इस तरह की सनसनी उन्हें दिखाई जाए, तो इसके लिए क्या मीडिया खुद मजबूरन उस दिशा में जाता है? देखिए, मैं तो नहीं मानता कि हमारा जो पाठक है, हमारा दर्शक है, वो सनसनी पसंद करता है, ऐसा मैं नहीं मानता। वो ये चाहता है कि उसकी बात को दमदारी से आगे बढ़ाया जाए, जी। है ना, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, या ब्यूरोक्रेट हो, वो ये चाहता तो है कि उसकी बात को दमदारी से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन होता क्या है कि वो जो जानकारी हमको देता है ना, हमको ये लगता है कि हम जब तक इसमें मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे तब तक इसकी रीडरशिप नहीं रहेगी, तब तक इसकी व्यूअरशिप नहीं रहेगी। तो वो जो जानकारी हमको देता है ना, हम उसमें मिर्च मसाला लगा लेते, और कभी कभी मिर्च मसाला लगाना भी बुरा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा लगाते हैं कि उससे अपच की स्थिति बन जाती है ना। जी। ये सबसे हो रहा है। और दूसरा ये कि मधुर जी, पिछले 25-30 सालों के अपने अनुभव के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल इसमें स्वीकार कर सकता हूँ जी। कि जनता का जो भरोसा पहले मीडिया पे था वो अब नहीं बचा, वो अब नहीं बचा है। अब मेरा अगला प्रश्न इसी से लेके है कि जागरूक नागरिक किस तरह मीडिया ट्रायल जैसे ट्रेंड को कम कर सकता है? देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा कि जागरूक नागरिक ये तो चाहता है कि उसकी बात को आगे लाया जाए, उसकी जो समस्या है वो अखबार या चैनल्स प्रमुखता से आगे बढ़ाएं,
लेकिन वो ये कभी भी नहीं चाहता है कि हम बहुत अतिरंजित तरीके से उसकी बात को आगे बढ़ाएं या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इतना अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से उस बात को आगे बढ़ा दें कि बाद में ऐसा लगे कि अरे यार ये मतलब मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। जी है ना, जनता चाहती है, आज भी जनता का मीडिया में बहुत भरोसा है। जी आज कार्यपालिका और विधायिका से जनता बहुत निराश है और न्यायपालिका का रास्ता बहुत कठिन है। जी इसलिए जनता आसान रास्ता चुनने के लिए मीडिया के पास आती बहुत बड़ी बात है ना। जी आज भी आती है, उसका भरोसा है। लेकिन जब हम उसके साथ न्याय, ये इसमें अखबारों का जो मैनेजमेंट है, जी जैसे एक रिपोर्टर के रूप में यदि मैं अपनी भूमिका मानूं कि आपने मुझसे संपर्क किया कि मेरी ये समस्या है, जी मैंने आपकी समस्या को आगे बढ़ाया, जी लेकिन वो समस्या कहीं अखबार के व्यावसायिक हित से यदि टकरा रही है या चैनल के व्यावसायिक हित से टकरा रही है तो जनता की आवाज दब जाती है। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो मीडिया के लोगों को जो सम्मान पहले जनता के बीच में मिलता था वो सम्मान अब नहीं मिल रहा। ये बहुत उनको बड़ा लगता है, संदेश है। जनता को जी। लगता है मधुर जी कि हमारी बात को दमदारी से, उतनी दमदारी से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि जो जनता के हित हैं वो कहीं ना कहीं व्यवसायिक हित के चक्कर में उस तरह से सामने प्रदर्शित नहीं हो पाते जिस तरह की अपेक्षा जनता को मीडिया से रहती है। अब हम भविष्य की पत्रकारिता की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे जिम्मेदारी की। क्या आने वाले वर्षों में मीडिया ट्रायल बढ़ेगा या कम होगा? नहीं, देखिए, कम होगा ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। कम नहीं होगा जी। कम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो आफ्टर ऑल मीडिया भी जो है वो समाज का ही एक हिस्सा जी है ना। समाज में जो हम परिदृश्य देख रहे हैं जी उससे मीडिया भी अनछुआ नहीं है। जी इसलिए मीडिया ट्रायल कम तो नहीं होना। जी यदि ईमानदारी से प्रयास हो हर स्तर पर जी तो इसे कुछ नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। कम नहीं हो सकता, नियंत्रित किया जा सकता है। ये कम नहीं हो सकता, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम नई पीढ़ी की बात करेंगे। नई पीढ़ी के जो पत्रकार बंधु हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो संतुलित और नैतिक पत्रकारिता कर सकें? संवाद और संपर्क। संवाद और संपर्क। नई पीढ़ी के साथियों से मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि संवाद बढ़ाइए और लोगों से संपर्क में रहिए। जी यही आपके दो ऐसे बड़े सूत्र हैं जी जो आपको एक सफल पत्रकार बनने में सहयोग कर। अभी हो क्या रहा है, इसमें मैं रिपोर्टर लोगों की भी गलती नहीं मान रहा हूँ। अखबारों ने एक ऐसा अखबारों में सिस्टम हो गया है, सुबह 10:30 या 11 बजे अखबार में मीटिंग, जी 12:30 बजे तक मीटिंग चलती है। जी मीटिंग के बाद रिपोर्टर फील्ड में जाता है, जी लोगों से मिलना शुरू करता है, दफ्तरों में लंच टाइम हो जाता है, जी नेताओं के आराम करने का टाइम हो जाता है, जी तो ब्रेक हो जाता है। वो भी सोचता है मैं भी लंच कर लूँ, या तो घर चला जाता है लंच कर लें, या फिर जो है टिफ़िन लाता तो कहीं खाना खाने बैठ जाता है। जी 3:30-4 बजे से अखबारों के दफ्तरों से जो डेस्क पे बैठे लोग हैं वो फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि क्या खबर बन गई, हो गई, उसमें संपादक जी ने बोला है कि ये वैल्यू एडिशन और कर लेना, तो वो उसको फ़ोन आने लगते हैं। जी उसको काम करने का समय मिल रहा कुल 2 या 3 घंटे। 5 बजे फिर उसको अखबार के दफ्तर में पहुंचना है और 5 बजे दफ्तर में पहुंच के उसको अपनी खबर फाइल करना है फर्स्ट एडिशन के लिए। जी। और आजकल तो कई अखबारों में ये सिस्टम हो गया कि रिपोर्टर को स्पॉट से एक वीडियो भी देना है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, और 4 लाइनें भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है ताकि उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर कोई घटना है तो उससे अपडेट हो जाए। जी ये भी सिस्टम हो गया। तो यदि कोई रिपोर्टर किसी घटना को कवर करने जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो दोहरी हो जाती है। जी 5 बजे उसको पहुंचना है, 5-5:30 बजे पहुंच के अपना काम शुरू करना, समय बहुत कम मिल रहा है। तो उसका सारा काम चल रहा है टेलीफोनिक। और टेलीफोन के माध्यम से यदि हम संपर्क करते हैं तो उसमें कभी भी वो प्रगाढ़ता नहीं आ पाती। देखिए, आप जो अगर आप मेरा सोर्स हैं जी तो आपकी भी अपेक्षा रहेगी ना कि मैं आपसे कभी मिलूं, जी आपसे बात करूं। जी मैंने आपको फ़ोन लगाया, हाँ मधुर जी क्या हाल है, जी कोई खास, कोई खबर, तो इसमें प्रगाढ़ता कहाँ आना है? बिल्कुल सही और बात। आपका मजबूत सोर्स कोई तभी बनेगा जब आपके और उसके संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, उसका आपके प्रति भरोसा होगा, वो आप पे भरोसा करने लगेगा, विश्वास होगा कि हाँ यदि मैं इसको कोई जानकारी दूंगा
तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। हाँ, मैं इसको कोई जानकारी दूंगा तो ये अच्छे से उसको प्रकाशित करेगा। जिस दिन आप अपने सोर्स को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गए, जी, या जहां भी आप जाते खबर के लिए, उसको ये भरोसा हो गया कि हाँ, मैं जो खबर दूंगा वो अच्छे से प्रकाशित होगी, उसका कहीं मेरी जानकारी का दुरुपयोग नहीं होगा, तो आपके पास तो सोर्सेस की बाढ़ आ जाएगी। सही बात है। तो इन्हें कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो संवाद और संपर्क, हाँ। अगर इसके बीच में अगर संतुलन रहेगा तो एक आदर्श पत्रकार भी बन जाएंगे और उसकी विश्वसनीयता भी दूसरा, बन जानकारी से परिपूर्ण आपको रहना पड़ेगा। जाएगी। जी, यदि आप इंदौर में सिटी रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपको इंदौर के भूगोल की पूरी जानकारी होना चाहिए, इंदौर की पूरी राजनीति की जानकारी होना चाहिए, इंदौर के मौसम की जानकारी होना चाहिए, इंदौर के खान पान के ठियों की जानकारी होना चाहिए, इंदौर के नेताओं की जानकारी होना चाहिए। जी, यदि आप मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपको मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो की जानकारी होना चाहिए। जी, यदि अब वो दौर खत्म हो गया, 18 घंटे 16 घंटे का जर्नलिज्म का काम है मधुर जी, अब 3-4 घंटे 5 घंटे में जर्नलिज्म सीमित होता नहीं हो है। चुका है, 3-4 हाँ, घंटे तो में इसलिए सीमित हो आपको चुका पूरा अपडेट रहना पड़ेगा। आप किसी नेता के सामने जाके बैठेंगे और बात शुरू करेंगे तो वो आपको पहले कटघरे में खड़ा कर देगा। यदि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है ना, तो वो आपको कटघरे में खड़ा कर देगा। बिल्कुल सही इसलिए बात जानकारी, जो डॉक्टर कलाम कहते थे ना, नॉलेज, नॉलेज आपको पूरा अपडेट, डे बाय डे, डे टू डे अपडेट होना पड़ेगा। बिल्कुल। यदि आप अपडेट नहीं हुए तो आप जर्नलिज्म में फेल हो जाएंगे। बिल्कुल समय देना पड़ेगा। दूसरा, बिल्कुल सर, और इस तरह की चीज़ें हमने देखी भी है। एक बार की बात है, मैं दिल्ली में था, दिल्ली में संसद के सत्र चल रहे थे, तब एक पत्रकार साथी ने किसी बड़े नेता से कोई प्रश्न पूछ लिया, तो पहले उन्होंने बोला कि पहले आप इसको अपने आप को अपडेट करो, उसके बाद आप मुझसे बात करना। इस तरह की चीज़ें हमने देखी, और शायद उन्होंने उनके जो संपादक थे उनको भी फ़ोन लेके बोला इस तरह के पत्रकारों को आप ना भेजें जो जानकारी से पूरी जिनके पास नहीं है और वो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए कई संस्थानों में जी, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग, जी, या होम मिनिस्ट्री की रिपोर्टिंग, जी, या फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्टिंग, या डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्टिंग जी, ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका 35 साल का जर्नलिज्म का अनुभव है। जी, क्योंकि उनके मैनेजमेंट को भी लगता है कि यही हमारा सबसे मजबूत आदमी है। जी, नए आदमी को हम भेजेंगे तो वो अपनी इतनी पेट जमा पाएगा या नहीं जमा पाएगा, सही बात है। वो इतनी जानकारी से परिपूर्ण होगा। आज डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी के सामने या भारत के थल सेना अध्यक्ष के सामने कोई रिपोर्टर बैठा है और अधूरी जानकारी है तो वो तो पत्रकारिता कर ही नहीं पाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बड़ा संदेश है, संपर्क में रहे, संवाद करे और जानकारी के साथ अपडेट रहे, नॉलेज उन्हें पूरा होना चाहिए जिस भी विधा में वो पत्रकारिता करे, जिस भी क्षेत्र में उनकी एक्सपर्टीज हो। अब कुछ जिम्मेदारियों की बात हम करते हैं कि जिम्मेदार पत्रकारिता क्या होती है। कुछ मेरे प्रश्न है इसमें, क्या न्यूज़ रूम के भीतर मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए कोई आंतरिक आचार संहिता बनानी चाहिए? निश्चित तौर पर बनानी चाहिए जी, न्यूज़ रूम के भीतर निश्चित तौर पर एक आंतरिक आचार संहिता बनना चाहिए। यदि हम कुछ पैमाने तय कर देंगे तो हमारी टीम को बहुत आसानी रहेगी, और उन पैमानों के उस हद में रहकर यदि काम होगा तो निश्चित तौर पर मीडिया ट्रायल से बचा जा सके। तो आप इस तरह का कोई बीड़ा उठाएंगे कि कम से कम आप जिस देखिए, क्षेत्र में ये सामूहिक प्रयासों से हो सकता है जी, ये अकेले अरविंद तिवारी के बस की बात नहीं है, ये सामूहिक प्रयासों से हो सकता है। और जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, नई दुनिया में एक कॉपी हमेशा सेंटर टेबल पे पड़ी रहती थी जी, और उसमें उनका ओपन मैनेजमेंट का कहना था कि एडिटोरियल के साथ किसी भी साथी को लगता है कि जिन शब्दों का उपयोग अपनी पत्रकारिता में हम कर रहे हैं वो कठिन है और उसका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो उस कॉपी में लिखे, और उस कॉपी का महीने में 2 महीने में एनालिसिस होता था। और नई दुनिया बाकायदा एक स्टाइल शीट जारी करता था कि इन शब्दों का उपयोग करें, इन शब्दों का उपयोग न करें, इन शब्दों के स्थान पर इन शब्दों का उपयोग करें। तो ये बताइए, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, यदि कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे तो निश्चित तौर पर इसमें हम अंकुश लगा सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर कलेक्टिव एफर्ट होना भी चाहिए, और हम आशा करते हैं आप इसमें कोई सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अब मेरा दूसरा एक इसी से संबंधित, मीडिया ट्रायल चल रही है, एक व्यक्ति ऑलरेडी उसके अंदर दोषी मीडिया ने घोषित कर दिया, थोड़े दिन बाद वो अदालत से दोष मुक्त हो गया। क्या मीडिया को सार्वजनिक रूप से उसमें माफ़ी मांगना चाहिए? और उससे उसकी जनहानि भी होती है, उसकी मानहानि होती है, तो क्या उस व्यक्ति के पास इस तरह का ऑप्शन है कि वो डिफॉर्मेशन का केस उस मीडिया सेंटर पे लगा सके? देखिए, माफ़ी मांगने जैसी तो कोई बात हो नहीं सकती जी, कि मीडिया ने कोई चीज़ क्रिएट थोड़ी की थी। जी, भाई, मीडिया ने क्रिएट की हो कोई बात जी, और वो आउटराइट खारिज हो जाए जी, तो उस पर सोचा जाए। ये तो
समय काल और परिस्थिति के मुताबिक में जो घटना घटित हुई जी या जो एक्शन हुआ जी वो उसको मीडिया ने आगे बढ़ाया। जी मीडिया ने कोई क्रिएट थोड़ी किया उसको मीडिया ने आगे बढ़ा दिया। मीडिया का अपना सोच था जी और न्यायालय का अपना सोच था। मैंने जो आपसे शुरुआत में कहा, यह जरूर होना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को कोई घटना अखबारों में, चैनल्स में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत हाईलाइट हुई हो जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब हुई हो, जी वो व्यक्ति यदि न्यायालय द्वारा ससम्मान या निर्दोष बरी किया जाता है तो हमको उसी प्रमुखता से उसकी खबर छापने से परहेज नहीं होना चाहिए, ताकि उसकी जो छवि समाज में खराब हुई हो उसको कुछ हद तक रिपेयर वो कर सके। और ये जो मानहानि का ऑप्शन है ये तो हर व्यक्ति के पास खुला है कि भाई किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी छवि खराब हो रही है तो व्यक्ति जाते हैं कोर्ट में, और कई बार कोर्ट उनको राहत देती है। कई बार कोर्ट राहत देती है कि आपने जो छापा इसके कारण इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कई लोग जाते हैं कि अखबार हदें पार कर रहा है, ये चैनल हदें पार कर रही है, गलत जानकारी है और ये हम आपके को पुख्ता सबूत दे रहे हैं। तो होता है, उस पर सुनवाई होती है। निश्चित रूप से, यानी जनता के पास यानी जो ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत ज़्यादा दोषी करार कर दिया गया है उसके पास भी ऑप्शन है, न्यायालय हाँ, उसके पास एक ऑप्शन है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी उसके पास एक ऑप्शन है। अब हम एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहते हैं, जब पैनिक सिचुएशन होती है उस समय मीडिया की क्या भूमिका रहनी चाहिए? जैसे एक एग्जांपल बात करता हूँ मैं, कोविड-19 की बड़ी लहर आई, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी। उस सिचुएशन में भी हमने देखा कि मीडिया जो है जिस तरह की प्रोपोगेंडा कि यहाँ पे सिलेंडर की कमी हो गई, यहाँ पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो व्यक्ति एक्चुअल इक्वेशन से या उस सिचुएशन से तो कम वहाँ पे हानि हुई है, मीडिया में जिस तरह की न्यूज़ हुई उससे व्यक्ति ज़्यादा पैनिक हो गया। वैसा ही इक्वेशन हमने अभी यहाँ भी देखा, जिसका उदाहरण आपने दिया कि भागीरथपुरे में जिस तरह की घटना घटी है, तो वहाँ पे क्या मीडिया की ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि ये सिचुएशन अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसमें हम सकारात्मक बातें करें, जो कहना चाहिए मेडिकल ने या मेडिकल जो काउंसिल है उसने एक गाइडलाइन जारी की है, हम उसका पालन करें, हम सकारात्मक रहें। मीडिया हमेशा उसको नेगेटिव ही क्यों दर्शाता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ हो रहा है उसको तो मीडिया को सामने लाना चाहिए, है ना? लेकिन अतिरंजना से बचना चाहिए, और खासकर संवेदनशील मुद्दों पर। जी। और कोविड का जो आपने बात कही, कोविड के दौर में कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जरूर अतिरंजना हुई, लेकिन हम यदि समग्र रूप से देखें तो मीडिया जो है वो जनता और सरकार के बीच में सेतु के रूप में मीडिया ने काम किया। सरकार जो कर रही थी उसको जनता तक पहुंचाया, और जनता की जो पीड़ा थी उसको सरकार तक पहुंचाया। उस जो सेतु की भूमिका थी उसकी बहुत असरकारक रही, उसका लाभ जनता को भी मिला और सरकार को भी मिला। अतिरंजना, मेरा कहना है कि आप किसी बात को प्रस्तुत कीजिए, उसमें कोई गलती नहीं है। ये तो आपका नैतिक दायित्व है ना, यदि आप अखबार के लिए काम कर रहे हो या चैनल के लिए काम कर रहे हो और कोई घटना हुई है, लेकिन आप उसमें देश की तरफ भी देखिए, समाज की तरफ भी देखिए, कि ऐसा ना हो कि आपके कुछ लिखने से या आपके कुछ दिखाने से समाज का नुकसान हो जाए या देश का नुकसान हो जाए। जी, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा, जो हैमरिंग क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कई बार जो जनप्रतिनिधि है वो भी इरिटेट हो जाते हैं, वो भी कुछ इस तरह के शब्द बोल देते हैं जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए, और फिर वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। अभी भागीरथपुरा वाला कांड हुआ, उसके अंदर हमने देखा एक प्रश्न को बार बार दोहरा के किसी भी तरह से उसका एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करना, तो क्या वो सही है? देखिए, सवाल तो मीडिया करेगा जी। सवाल करने से मीडिया को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसको तो जवाब चाहिए ना अपनी बात का। जी। लेकिन जो सवाल करने का तरीका है वो कई बार सामने वाले पक्ष को इरिटेट कर सकता है। जी। ऐसा बहुत कम होता है। मैं तो ऐसा बहुत कम, मैं तो इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, इतने नेताओं से, इतने ब्यूरोक्रेट से जी। और क्राइम रिपोर्टर भी रहा, तो क्राइम की भी कई बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक चीज़ों को कवर किया है। जी। तो ऐसा मौका आज तक नहीं आया। और मैंने आपसे कहा ना, बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा। और जो सामने वाला व्यक्ति भी है ना, वो भी अपना आपा कभी कभार ही होता है। जी।
लेकिन सवाल करने से तो मीडिया को रोका नहीं जा सकता। वो तो सवाल करेगा, एक बार अगर सवाल करेगा जवाब नहीं मिलेगा तो 2 बार करेगा, 2 बार नहीं मिला जवाब तो तीसरी बार करेगा। सवाल करने से तो उसको रोका नहीं जा सकता जी। और जिससे सवाल कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बात को दमदारी से कहे। वो 1 बार बोलना पड़े तो 1 बार बोले, 2 बार बोलना है तो 2 बार बोले। लेकिन एक ये जो पूछने और जवाब देने का तरीका है ना, ये ऐसा नहीं कि कोई आक्रामक तरीका होगा तो ही काम चलेगा। ये संजीदा माहौल में भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात ये है। संजीदा तरीके से भी हो सकता है। सवाल तो पूछे जाना चाहिए, सवाल तो पूछे जाना चाहिए और काम ही मीडिया का ये है। लेकिन सवाल जो है वो हथौड़े मारने वाले तरीके से नहीं पूछे जाना चाहिए। सवाल जो है हथौड़े मारने वाले तरीके से नहीं पूछे जाने। विवाद वही होता है जी। विवाद नहीं होता। आप पूछिए ना सवाल। मैंने तो मध्य प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों से, केंद्र के कई मंत्रियों से, कई पार्टियों के अध्यक्षों से इंटरव्यू किए, उनसे सवाल पूछे जी। और जवाब मिले उनके। जी। लेकिन ये काम भी संजीदगी से हो सकता है। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जब सवाल पूछने और जवाब देने पर विवाद की स्थिति बनती हो। अब वो जो मैंने आपसे कहा ना, वो मतलब सब टीआरपी की दौड़ में हम कई बार आदमी के मुंह में ही माइक लगा देते, तो फिर आदमी भी इंसान है ना। तो वो भी एक बात है, किसी ने बहुत अच्छी बात वो कही, इरिटेट हो ही जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि सत्यम वदे प्रियम वदे। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। हाँ। और जरूरी नहीं है कि यानी सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। हाँ। सत्य मीठा भी होता है, सत्य अच्छे से बोला भी जाता है और सत्य सत्य ही रहेगा। सत्य जोर से बोलने से बदल नहीं जाएगा और धीरे बोलने से बदलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब मेरा एक सवाल ये है कि क्या मीडिया बिकता है? देखिए, जो बदलाव पूरे सामाजिक परिदृश्य में आया है जी, उसका असर मीडिया में भी है जी, है ना। मीडिया भी उससे अनछुआ नहीं है। जी। और साल में 2-5 किस्से ऐसे सुनने में आ ही जाते हैं, जी। क्योंकि मैं जिस भूमिका में अभी तक था, इसलिए कई लोग मेरे संपर्क में आते थे। जी। तो ऐसा सुनने में आ ही जाता है जी। कि ये जो मामला है ये कुछ उल्टा ही है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि पाठक बहुत चतुर है, जी। दर्शक बहुत होशियार है। जी। वो 1 मिनट में पकड़ लेता है, 1 मिनट में पकड़ लेता है। जी। और दूसरा, ये जो व्यवसायीकरण का दौर है ना, जिस तरह से अखबार और चैनल्स व्यवसायिक होते जा रहे हैं, उसका भी असर है। तो इन्हें कहने का मतलब यह है कि आपने पुष्टि की है कि इस तरह की चीजें हाँ, हो रही है। 2-5 सुनने में आ रही है, चीजें सुनने में आती है। अब आपसे एक पूछता हूँ, एक बार बार एक नैरेटिव चलता है गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया क्या है? नहीं, देखिए, जब आप जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय जी। जिम्मेदार लोगों की हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे, जी। जनता की पीड़ा को भूलकर, जनता के दुख दर्द को भूलकर, जो लोग उनको दुख दे रहे हैं या जिनके कारण वो परेशान हो रहे हैं, जी, उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगे, तो आप पे गोदी मीडिया का ही आरोप लगेगा ना। फिर क्या होगा? सही बात है। आप पे फिर गोदी मीडिया का ही आरोप लगेगा। जी, जी, जी। आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे, जनता की बात को आगे बढ़ाएंगे, समाज में जो बुराइयां हैं जी, उनसे लड़ेंगे, किसी घटना को उसी के सही स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे, तो आप पे कभी आरोप नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप आपकी नैतिकता के साथ पत्रकारिता करेंगे तो आपके ऊपर कभी इस तरह के आरोप, गोदी मीडिया वाले आरोप नहीं लेंगे। तो बड़ी ही बेबाकी से श्री अरविंद तिवारी जी ने बहुत सारी बातों को रखा है। अब हम कुछ रैपिड फायर की ओर चलते हैं। अरविंद जी, क्विकली आपको उसका जवाब देना है। मीडिया ट्रायल, सच की तलाश या फैसले सुनाने की जल्दबाजी? नहीं, मैं तो सच की तलाशी मानूंगा इसको। सच की तलाश आप मानेंगे, ठीक है। अगर मीडिया जज बन जाए तो अदालत की भूमिका कहां तक रह जाएगी? मीडिया को जज बनना ही नहीं चाहिए। मीडिया को तो जो यथास्थिति है उसको लोगों के सामने रखना चाहिए। एक शब्द में जवाब दें, टीआरपी सत्य या पत्रकार? मैं तो पत्रकार को ही मानूंगा। क्या कभी ब्रेकिंग न्यूज की जल्दबाजी में सच पीछे छूट जाता है? होता है। होता है। क्या आपको लगता है कि प्राइम टाइम डिबेट में कभी कभी कोर्ट रूम से ज्यादा कठोर हो जाती है? कठोर की बजाय हम उसको कहेंगे कि मतलब वो
किसी काम की नहीं रह जाती। कोई काम की नहीं रह जाती है। सोशल मीडिया के दौर पे पत्रकार पहले रिपोर्टर है या ट्रेंड के फॉलोअर है? नहीं, रिपोर्टर तो रिपोर्टर ही है, पत्रकार तो रिपोर्टर ही रहेगा। किसी आरोपी को कोर्ट के फैसले से पहले दोषी बताना पत्रकारिता या अन्याय है? नहीं, कोर्ट के पहले फैसले से पहले दोषी बताना तो अन्याय रहेगा। अन्याय रहेगा। क्या आज के दर्शक तथ्य सुनना चाहते हैं या सिर्फ सनसनी? नहीं, दर्शक तो सही बात से परिचित होना चाहता है। सही बात से परिचित होना चाहता है। अगर आपको एक चीज बदलनी हो तो आप मीडिया ट्रायल को बदलने के लिए क्या करेंगे? मैं मीडिया ट्रायल को बदलने के लिए जो नई पीढ़ी के पत्रकार साथी हैं उनसे यही कहूँगा कि जल्दबाजी की बजाय जी, तथ्यों पे जाएं, शालीनता के साथ अपनी बात रखें और टीआरपी की दौड़ में ऐसा कतई न करें कि जिससे आपकी निष्पक्षता पे सवाल खड़े होने लगे। बहुत बढ़िया। एक लाइन में जिम्मेदार पत्रकारिता की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बहुत संवेदनशील होकर संजीदगी के साथ काम करना। बहुत संवेदनशील होकर संजीदगी के साथ काम करे, ये एक जिम्मेदार पत्रकार की भूमिका होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी है। तो ये थे हमारे साथ श्री अरविंद तिवारी जी, जो इंदौर प्रेस क्लब के 10 वर्षों तक जिन्होंने कार्यभार संभाला है, एक जिम्मेदार और एक गंभीर पत्रकार के रूप में पदस्थ हैं, कार्य कर रहे हैं और बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी, बताया कि किस तरह मीडिया अपना काम कर रही है और किस तरह मीडिया को आगे आने वाले समय में काम करना चाहिए। युवाओं के लिए भी बहुत ही व्यापक संदेश दिया, युवा पत्रकार को बहुत गहरी सीख दी है। तो बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी। ऑड वन आउट टॉक, ये डॉक्टर मधुर टेमले का एक बहुत ही मतलब एक अभिनव प्रयास है, एक बहुत नए कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको आपको, इस चैनल को आपको फॉलो करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और निश्चित तौर पर इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो दूसरे चैनल से निश्चित तौर पर इतर होगा और जो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज बढ़ाने वाला होगा।